द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जिसने सदियों से विचारकों को और मनोविज्ञानियों को उलझाए रखा है। दार्शनिकों को भी। बिल्कुल, दार्शनिकों को भी। सवाल ये है कि जब दो अजनबी मिलते हैं और बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को इतनी गहराई से समझ लेते हैं, तो क्या वो महज हमारे मस्तिष्क की एक तार्किक प्रक्रिया है या फिर ये कुदरत की कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक व्यवस्था है? हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मेरा मतलब है, हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी के साथ इस तरह के तुरंत एकदम त्वरित जुड़ाव को महसूस किया है ना? सही कहा। और इसी विमर्श के लिए आज हम आध्यात्मिक लेखक तजिंदर प्रीत जी की रचना मानसिक सद्भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रतिध्वनि पर चर्चा कर रहे हैं। इस रचना में एक बहुत ही विशेष अवधारणा है जिसे उन्होंने सिमरालोजी यानी समान मानसिकता कहा है। हाँ, समान मानसिकता। यह बताती है कि कैसे एक जैसी सोच वाले लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमारी आज की बहस का मुख्य प्रश्न यही है, क्या समान मानसिकता वाले लोगों का आपस में जुड़ना प्रकृति द्वारा रचित एक आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रणाली है या फिर ये केवल साझा जीवन स्थितियों और हमारी व्यवहारिक जरूरतों पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक घटना मात्र है? बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात स्पष्ट करूं तो मेरा दृढ़ता से मानना है कि यह लेख एक गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जा आधारित व्यवस्था को दर्शाता है जिसे स्वयं कुदरत ने बनाया है। यह महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय डिजाइन है। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तर्क दूंगी कि यह विशुद्ध रूप से साझा जीवन चरणों और समान अनुभवों पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। सिमरोलॉजी कोई रहस्यमयी ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की एक सर्वाइवल रणनीति है। मैं इसे इसी तरह से देखती हूँ। खैर, आइए तजिंदर प्रीत जी की रचना के मूल पाठ से ही शुरुआत करते हैं। रचना में बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम रचाया है जहां एक जैसी ऊर्जा वाले लोग जुड़ते हैं। जब आप इस पाठ का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो आप पाते हैं कि ये केवल शौक या एक ही पेशे में होने के बारे में नहीं है। ये एक गहरे अदृश्य तालमेल के बारे में है। रचना इसे स्पष्ट रूप से एक ऐसे जुड़ाव के रूप में वर्णित करती है जहां जब दो लोगों की ऊर्जा मिलती है तो वे एक दूसरे को अत्यधिक खुशी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, लेकिन वो खुशी, एक सेकंड बस ये पूरा कर लूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक चमत्कार के रूप में वर्णित है जहां शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। ये जो मौन संवाद है ना, ये स्पष्ट रूप से एक आध्यात्मिक प्रतिध्वनि है जो हमारी सामान्य तार्किक समझ से परे है। मैं इसे एक अलग तरीके से देखती हूँ। आपकी बातें सुनने में दार्शनिक रूप से बहुत आकर्षक लगती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जब हम पाठ में दिए गए वास्तविक उदाहरणों को देखते हैं तो वे किसी रहस्यमय ऊर्जा की बजाय बहुत ही बुनियादी मानव मनोविज्ञान की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए, रचना में किशोरों यानी टीनेजर्स का जिक्र है। लेखक कहते हैं कि एक किशोर दूसरे किशोर के साथ आसानी से जुड़ जाता है। अब देखिए, किशोर इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि वे किसी विशेष ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी पर हैं। तो फिर क्यों जुड़ते हैं? वे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वे जीवन के एक ही चरण में हैं। उनकी जैविक, सामाजिक और पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं। इसी तरह पाठ में एक दार्शनिक का दूसरे दार्शनिक से और एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी से जुड़ने का जिक्र है। वे क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि इससे उनके लिए जीवन आसान हो जाता है ना? आसान हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। उनके पास विचारों के आदान प्रदान के लिए एक साझा ढांचा होता है। ये ऊर्जा का कोई रहस्य नहीं है। लेकिन क्या ये आसान हो जाना आकर्षण का मूल कारण है या ये उस गहरे जुड़ाव का केवल एक बाय प्रोडक्ट है? मेरा मतलब है, एक उपोत्पाद है। मैं कहूंगी कि ये आकर्षण का मूल कारण ही है। जब आप एक ही फील्ड में होते हैं तो आपको हर छोटी बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। विकासात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारी दुनिया को नेविगेट करना आसान बनाते हैं, जो हमारे कॉग्निटिव लोड यानी हमारे संज्ञानात्मक भार को कम करते हैं। कॉग्निटिव लोड। हाँ, हम समान मानसिकता वाले लोगों के साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये हमारे अस्तित्व और हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। मैं आपके इस व्यावहारिकता और संज्ञानात्मक भार वाले तर्क को समझ रहा हूं,
लेकिन जरा सोचिए, क्या ये दृष्टिकोण मानव संबंधों की गहराई को बहुत अधिक यांत्रिक नहीं बना देता? मतलब एकदम नीरस? नीरस शायद लगे, लेकिन अगर ये केवल उपयोगिता के बारे में है, तो रचना विशेष रूप से ब्रह्मांड और कुदरत के सिस्टम शब्दों का उपयोग क्यों करती है? मेरा तर्क ये है कि ब्रह्मांड ने वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो हमारे तार्किक दिमाग की तुलना में बहुत गहरे स्तर पर काम करती है। तो आप इस कुदरत के सिस्टम या इस ऊर्जा की कार्य प्रणाली को समझाएंगे कैसे? क्योंकि विज्ञान में ऊर्जा को मापा जा सकता है, जबकि यहाँ हम केवल भावनाओं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल समझा सकता हूँ। मैं इसे भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही सटीक सिद्धांत से समझाता हूँ। आपने अकॉस्टिक रेजोनेंस या ध्वनि प्रतिध्वनि के बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए कि एक कमरे में 2 ट्यूनिंग फोर्क रखे हैं जो एक ही आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के लिए बनाए गए हैं। जब आप एक ट्यूनिंग फोर्क पर प्रहार करते हैं और वो कंपन करने लगता है, तो कमरे के दूसरे कोने में रखा हुआ दूसरा ट्यूनिंग फोर्क बिना छुए ही स्वतः कंपन करने लगता है। क्यों? क्योंकि वे एक ही फ्रीक्वेंसी पर हैं। कुदरत का ये भौतिक नियम हमारी चेतना और मानसिकता पर भी लागू होता है। जब रचना कहती है कि कुदरत आपकी मानसिकता वाले लोगों को आपसे मिलाती है, तो वो इसी आध्यात्मिक अनुनाद की बात कर रही है। हमारा मस्तिष्क एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करता है। ये कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं है। देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क की यह उपमा सुनने में बेहद प्रभावशाली है, मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये मानव चेतना की जटिलता को बहुत अधिक सरल बना देती है। सरल कैसे? मतलब ट्यूनिंग फॉर्क निर्जीव वस्तुएं हैं। वे ध्वनि तरंगों की एक निश्चित भौतिक वास्तविकता पर प्रतिक्रिया करती हैं। इंसान बहुत अधिक जटिल हैं। आपने मेरी किशोरों वाले उदाहरण को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, जबकि तजिंदर प्रीत जी की रचना में इसे एक प्रमुख बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मैंने दरकिनार नहीं किया, मैं बस किशोरों का जुड़ना किसी एकॉस्टिक रेजोनेंस के कारण नहीं होता। वे एक ही स्कूल में जाते हैं, उन पर करियर का समान दबाव होता है, वे एक साथ हार्मोनल बदलावों से गुजर रहे होते हैं। तो आपके अनुसार ये पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है? ये विशुद्ध रूप से स्थितिजन्य और मनोवैज्ञानिक है। जब आप एक ही प्रेशर कुकर जैसी स्थिति में होते हैं, तो आप उन लोगों के साथ गठबंधन बनाते हैं जो उस दबाव को समझते हैं। सिमरोलॉजी का आधार पूरी तरह से भौतिक है। जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमारी स्थिति समझता है, तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। रसायनों का स्राव। हाँ, हमें खुशी मिलती है क्योंकि हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट जैविक प्रक्रिया है, न कि कोई ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा जो हमें चला रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दें। आप किशोरों की स्थितिजन्य समानताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो बाहरी हैं। लेकिन आइए इसी उदाहरण को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ठीक है, बताइए। उसी कक्षा में उसी दबाव का सामना करने वाले हर 2 किशोर एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र नहीं बन जाते हैं ना? नहीं, हर कोई नहीं बनता। बिल्कुल। एक ही स्थिति में मौजूद 2 बच्चे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो सकते हैं या नफरत भी कर सकते हैं। बाहरी स्थिति समान है, विकासवादी जरूरतें समान हैं, फिर भी जुड़ाव नहीं होता। हाँ, क्योंकि उनके व्यक्तिगत अनुभव और उनका व्यक्तित्व अलग-अलग हो सकता है। और यही वो जगह है जहां आंतरिक ऊर्जा की बात आती है। जुड़ाव केवल तब होता है जब उनकी आंतरिक ऊर्जा और दुनिया को देखने का नजरिया मेल खाता है। रचना स्पष्ट रूप से कहती है कि जब आपकी मानसिकता किसी से जुड़ती है, तो आपको भीतर से खुशी मिलती है। यह सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करने या डोपामाइन के बारे में नहीं है। तो आपके हिसाब से ये क्या है? ये चेतना के स्तर पर एक पहचान है। अगर ये सिर्फ सर्वाइवल होता, तो हम किसी भी उस व्यक्ति से जुड़ जाते जो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम उन्हें चुनते हैं जिनके साथ हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा प्रतिध्वनित होती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हर कोई हर किसी से नहीं जुड़ता, लेकिन मतलब इसके लिए हमें आत्मा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसी अमूर्त अवधारणाओं तक जाने की क्या आवश्यकता है? और यहीं पर मैं आपके उस बिना बोले समझने वाले चमत्कार वाले बिंदु पर आना चाहती हूँ। हाँ, जो कि रचना का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप मानते हैं कि जब लोग बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो वो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रमाण है? बिल्कुल। तजिंदर प्रीत जी की रचना में ये बहुत गहराई से लिखा गया है कि मानसिक समरूपता के कारण लोग बिना कही बातें भी समझ लेते हैं। भौतिक दुनिया शब्दों पर, तर्कों पर निर्भर करती है, लेकिन जब शब्द समाप्त हो जाते हैं और फिर भी एक संपूर्ण समझ बनी रहती है,
मेरा मतलब है उसे केवल बौद्धिक ढांचे में कैसे बांधा जा सकता है। इसे ही तो चमत्कार कहा गया है। क्या आपका मनोविज्ञान इस मौन संवाद को पूरी तरह समझा सकता है? सच कहूं तो हाँ, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मैं आपको ठीक ठीक बताती हूं कि यह चमत्कार कैसे होता है। अच्छा, बताइए। यह कोई जादू या चेतना का सीधा संवाद नहीं है। इसे मनोविज्ञान में प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग या पूर्वानुमानित मनोविज्ञान कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क मूल रूप से एक पूर्वानुमान लगाने वाली मशीन है। जब दो लोग एक ही क्षेत्र के होते हैं तो उनका मानसिक मॉडल एक जैसा हो जाता है। यानी आप कह रही हैं कि हमारा मस्तिष्क बस एक सुपर कंप्यूटर की तरह सामने वाले के डेटा को प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की बिना कही बात इसलिए समझ लेता है क्योंकि उनके पास अनुभवों का एक साझा डेटाबेस है। मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मैं एक अनुभवी शतरंज की खिलाड़ी हूँ और मेरे सामने दूसरा पेशेवर खिलाड़ी बैठा है। तो मुझे उसे शब्दों में ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने वजीर को क्यों पीछे ले जा रही हूँ। वो बोर्ड की स्थिति देखकर ही मेरी रणनीति समझ जाएगा। वो मेरी आंखों की एक छोटी सी हरकत से मेरे तनाव को पढ़ लेगा। ये ऊर्जा का चमत्कार नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन है। पैटर्न की पहचान। हाँ, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसका मानसिक मॉडल हमारे जैसा होता है, तो हमारा दिमाग इतनी तेजी से हाव भाव का विश्लेषण कर लेता है कि हमें लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। देखिए, शतरंज के खेल का ये उदाहरण आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से सामने रखता है। मैं मानता हूं कि पैटर्न रिकॉग्निशन हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल है। लेकिन क्या ये पूर्वानुमान उस भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई को समझा सकता है जहां लेखक कहते हैं कि ये जुड़ाव आपके भीतर तक उतर जाता है? शतरंज की बिसात पर मोहरों की चाल समझना एक बात है, लेकिन किसी के गहरे दर्द या उसकी आत्मा की स्थिति को बिना एक शब्द सुने महसूस कर लेना, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन भावनाएं भी तो हमारे मस्तिष्क का ही हिस्सा है ना। मिरर न्यूरॉन्स नाम की एक जैविक वास्तविकता होती है जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता देती है। मैं मिरर न्यूरॉन्स को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन रचना में सिम्रोलॉजी का जो सिद्धांत है वो केवल इसके बारे में नहीं है कि हम दूसरों के दर्द की नकल कैसे करते हैं। वो इस बारे में है कि कैसे कुदरत जानबूझकर उन लोगों को एक साथ लाती है जिनकी ऊर्जा को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। जब लेखक कहते हैं कि वो तो अंदर नाल खूब मादा हुंदा है, तो वे उस गहराई की बात कर रहे हैं जिसे केवल डेटा प्रोसेसिंग से नहीं समझाया जा सकता। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि वो जो भावनात्मक जुड़ाव है वो व्यक्तिपरक रूप से बहुत गहरा महसूस होता है। लेकिन यदि हम एक पल के लिए ये मान भी लें कि ये इतनी गहरी कुदरती प्रणाली है जो आत्माओं को जोड़ती है, तो मेरे मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। ये संबंध टूटते क्यों हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्योंकि तजिंदर प्रीत जी की रचना में ही इस बात का उत्तर छिपा है। रचना में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक समय के बाद जब लोगों के बीच मानसिक डिफरेंस या मानसिक अंतर आ जाता है तो वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जी हाँ, रचना इस अलगाव को स्वीकार करती है। तो मेरा तर्क ये है कि अगर ये प्रकृति द्वारा तय की गई कोई शाश्वत ऊर्जा प्रणाली है तो ये इतनी आसानी से क्यों टूट जाती है? ये अलगाव इस बात का सीधा प्रमाण है कि यह जुड़ाव केवल तब तक रहता है जब तक लोग एक दूसरे के लिए उपयोगी या समान स्थिति में होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति नई चीजें सीखता है, उसकी सिम्रोलॉजी काम करना बंद कर देती है। तो आप इसे सिर्फ उपयोगिता का अंत मानती हैं? हाँ, ये एक व्यवहारिक अलगाव है जो ये साबित करता है कि शुरुआत में वो जुड़ाव भी केवल व्यावहारिक ही था। ये यूटिलिटी की समाप्ति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का टूटना नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दें। आप ये मान रही हैं कि अगर कोई चीज आध्यात्मिक है तो उसे हमेशा एक जैसा और स्थिर रहना चाहिए। अगर वो ब्रह्मांडीय है तो उसे कुछ हद तक स्थायी तो होना चाहिए, है ना? नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। ऊर्जा हमेशा गतिमान रहती है। संबंध का टूटना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो कभी आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि ये ठीक उसी बात को साबित करता है जो मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से आवृत्ति पर आधारित था। आप इसे कैसे समझाएंगे? जब आप एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर होते हैं तो आप उस आवृत्ति वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। कुदरत आपको मिलाती है, लेकिन हम इंसान स्थिर नहीं हैं।
हम विकसित होते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता है। जब किसी व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है तो वो पुराना कुदरती तालमेल टूट जाता है। इसे ऐसे देखिए, रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल गई है, अब वो पुरानी तरंगों को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन क्या हम यहाँ ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल केवल विचारों में बदलाव को एक रहस्यमय रूप देने के लिए नहीं कर रहे हैं? यह केवल विचारों का बदलाव नहीं है। मुझे लगता है कि ये विचारों और संज्ञानात्मक विकास का ही बदलाव है। जब लेखक कहते हैं कि जब कोई मानसिक रूप से विकसित हो जाता है तो वे स्पष्ट रूप से बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं। हम नई किताबें पढ़ते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं। जब मेरा दुनिया को देखने का तरीका मेरे किसी पुराने मित्र से अलग हो जाता है तो हमारे बीच बात करने के लिए बहुत कम रह जाता है। यहाँ ऊर्जा कहाँ है? यहाँ तो सीधा सीधा विचारों का टकराव है। आप जिसे ऊर्जा का बदलाव कह रहे हैं वह दरअसल हमारे मानसिक सॉफ्टवेयर का अपडेट होना है। जब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो वो पुराने सिस्टम के साथ संगत नहीं रहता। मैं मानता हूं कि वैचारिक बदलाव होता है, लेकिन विचारों के पीछे क्या है? विचार भी तो अंततः ऊर्जा का ही एक रूप है। रचना का सार ये है कि जब आप भीतर से विकसित होते हैं तो बाहरी दुनिया और आपके रिश्ते अपने आप उस नए आंतरिक सत्य को दर्शाने लगते हैं। और इसी कारण से रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसे केवल उपयोगिता के खत्म होने के रूप में देखने के बजाय इसे कुदरत की एक सुंदर व्यवस्था के रूप में देखिए ना। कुदरत का सिस्टम इतना सटीक है कि वो तुरंत उन लोगों को दूर कर देता है जो अब आपकी नई ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित नहीं होते। अगर ये केवल व्यावहारिकता होती तो लोग शायद फायदे के लिए साथ रहने का दिखावा करते। हाँ, लोग अक्सर ऐसा करते भी हैं। लेकिन रचना कहती है कि मानसिक अंतर आते ही वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा अब मेल नहीं खा रही है। और फिर यही व्यवस्था आपके जीवन में नए लोगों को लाती है जो आपकी वर्तमान स्थिति से मेल खाते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सकारात्मक और सांत्वना देने वाला नजरिया है, और मैं स्वीकार करती हूँ कि ये नजरिया लोगों को टूटते रिश्तों को स्वीकार करने में बहुत मदद कर सकता है। जब हम मानते हैं कि हमारी ऊर्जा बदल गई है तो ये उस अलगाव के दर्द को कम करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन एक विश्लेषक के रूप में मुझे ये कहना होगा कि सिमरोलॉजी का जो ढांचा है, जहां दार्शनिक को ढूंढता है, वो अंततः एक सामाजिक नेटवर्किंग मॉडल है। ये इस बारे में है कि कैसे मनुष्य अपने अस्तित्व को आसान बनाने के लिए समान सोच वाले ट्राइब्स का निर्माण करते हैं। ये सच है कि इसके बहुत ही स्पष्ट व्यावहारिक परिणाम हैं। समान मानसिकता वाले लोगों के साथ रहने से जीवन आसान हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये व्यावहारिकता केवल उस गहरे आध्यात्मिक सिस्टम का एक बाय प्रोडक्ट है जो सतह के नीचे काम कर रहा है। भौतिक वास्तविकता आध्यात्मिक वास्तविकता का ही प्रकटीकरण है। मुझे लगता है कि ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां हमारे दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं। आप मानते हैं कि एक अदृश्य ऊर्जा भौतिक वास्तविकता को जन्म देती है, और मैं मानती हूं कि हमारी भौतिक और जैविक वास्तविकताएं हमें ऊर्जा जैसी अवधारणाओं को गढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, और शायद यही वो वैचारिक तनाव है जो इस विषय को इतना दिलचस्प बनाता है। खैर, चलिए अब हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटने का प्रयास करते हैं। सहमत हूं। अगर मैं अपने रुख को संक्षेप में कहूं तो तजिंदर प्रीत जी की रचना में सिमरोलॉजी के जो उदाहरण दिए गए हैं वे ये स्पष्ट करते हैं कि ये मुख्य रूप से एक व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा है। ये साझा हितों और पूर्वानुमानित मनोविज्ञान पर टिका है। ये कोई रहस्यमयी ब्रह्मांडीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि मानव विकास का एक तार्किक तरीका है। और अपने दृष्टिकोण को संक्षेप में रखते हुए मैं ये दोहराना चाहूंगा कि रचना में मौन समझ और कुदरत के सिस्टम का जो स्पष्ट उल्लेख है वो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि मानव संबंध गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जावान स्तर पर काम करते हैं। सिमरोलॉजी सर्वाइवल की रणनीति नहीं है, ये आत्माओं का एक ही फ्रीक्वेंसी पर धड़कना है। हालांकि हम इस बात पर असहमत हैं कि इस जुड़ाव का मूल स्रोत क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर सहमत हैं। और वो क्या है? वो ये है कि समान मानसिकता की ये जो अवधारणा है वो मानव संबंधों को बनाने और उन्हें तोड़ने में सबसे शक्तिशाली भूमिका निभाती है, चाहे ये मिरर न्यूरॉन्स का खेल हो या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का। जब दो इंसानों की मानसिकता एक जैसी होती है तो उसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से गहरा होता है। मैं इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ।
उस मौन समझ की तीव्रता को नकारा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि यही तजिंद्रप्रीत जी की इस रचना की असली खूबसूरती है। यह हमें हमारे अपने रिश्तों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल, ये आपको सोचने पर विवश करती है कि आप किन लोगों के साथ अपनी मानसिकता साझा कर रहे हैं। श्रोताओं, हम चाहेंगे कि आप इस विषय पर स्वयं विचार करें। सिमरोलॉजी के सिद्धांत को और गहराई से समझने के लिए आप प्रैक्टिकल मॉडर्न बाबा ऑफिशियल चैनल पर जा सकते हैं। वहां मौजूद सामग्री निश्चित रूप से आपको अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करेगी। अंततः सच्चाई चाहे जो भी हो, दूसरों के साथ इस गहराई से जुड़ने की हमारी ये क्षमता ही है जो हमें विशिष्ट रूप से मानव बनाती है। बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब आप किसी अजनबी से मिलें और बिना कोई शब्द बोले ही एक गहरी समझ पैदा हो जाए, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपका मस्तिष्क केवल एक पैटर्न को पहचान रहा है या कहीं दूर कुदरत ने आप दोनों को एक ही ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दिया है? विचार करते रहिए। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।